राम राम। मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्षण ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैरिज मैच मेकिंग का एक अनूठा तरीका बताऊंगा जिसे मैंने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक। और ये टेक्निक मेरे द्वारा ही डेवलप्ड है, ओरिजिनल रिसर्च है। और इस रिसर्च आर्टिकल को मैंने एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में भी दिया है पब्लिश होने के लिए। बहुत जल्दी वो पब्लिश होकर आपके समक्ष आएगा। देखिए, एक्चुअल मेन लेक्चर में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों को कहते हैं रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि का मान 30 डिग्री होता है। और हम ये भी जानते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है। इतना पता है ना सबको? जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 हिस्से होते हैं जिसे हम नक्षत्र चरण या फिर पद भी कहते हैं। और एक नक्षत्र यदि 13 डिग्री 20 मिनट का होगा तो उसका चौथा भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। और प्रत्येक नक्षत्र पद एक स्पेसिफिक साउंड को डिनोट करता है जो संस्कृत भाषा के एक अल्फाबेट जिसको संस्कृत भाषा के अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। जैसे अश्विनी प्रथम पद जो होता है क्यू अक्षर से डिनोट किया जाता है, द्वितीय पद होता है जे अक्षर से, एंड सो ऑन। अब हम नक्षत्र और उनके डिग्री स्पैन को भी जानते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें तो अश्विनी नक्षत्र का प्रथम पद जो है वो चू अक्षर को डिनोट करता है जो कि मेष राशि में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच फॉल करता है। वही अश्विनी नक्षत्र का द्वितीय पद 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच मेष राशि में फॉल करता है। और तृतीय पद 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री मेष राशि में फॉल करता है। और अश्विनी चतुर्थ पद 10 डिग्री से 13 डिग्री मेष राशि में फॉल करता है। ऐसे भररी का प्रथम पद 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक एरीज राशि में फॉल करता है। ठीक है, ऐसे ही सभी 108 नक्षत्र होते हैं ना, 108 नक्षत्र चरण होते हैं। जैसे मान लीजिए 27 नक्षत्र, प्रत्येक का 4 चरण होता है तो 108 नक्षत्र चरण हो गए। ठीक है, ऐसे ही सबका डिग्री स्पैन दिया हुआ है। इतना सबका समझ में आया? जी सर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नक्षत्र है उनके जो चरण के काउंट्स दिए हुए हैं, इनके सहायता से हम अपने नाम के पहले अक्षर के नक्षत्र चरण निकाल सकते हैं। जैसे सपोज मेरा नाम आदित्य है, आदित्य का पहला अक्षर ए होता है, अ होता है। ठीक है, तो अ अक्षर कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में फॉल करता है जो कि एरीज राशि में यानी मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 30 डिग्री के बीच में फॉल करता है। अब थोड़ा सा एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखिए, ये एक कपल का हॉरोस्कोप है। ये जो कपल है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बहुत बुरा है, बेकार है। ठीक है, खराब। अब ये जो पत्नी है अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन दोनों के परिवार के कारण इनको डिवोर्स भी होने वाला था जो भगवान की कृपा से रुक गया किसी कारण। पत्नी ने अभी तक जब से शादी हुआ तब से इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स, इतने सारे स्पिरिचुअल रेमेडी किए, कोई फायदा नहीं हुआ, आज तक नहीं कोई फायदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण है कि इनका गुण मिलान, 36 गुण मिलान। देखिए, 36 गुण मिलान को अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। अब देखिए, इस कपल का अष्टकूट मिलान देखें तो ये 36 में से 20.5 गुण ही मिल रहे हैं। लोग कहेंगे खराब है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अब देखिए जो 36 गुण मिलान है वो उसका सारा कैलकुलेशन कैसे होता है। इसमें बस कुछ नहीं करना रहता है कि लड़की और लड़की का दोनों का चंद्रमा, मतलब दोनों के चंद्रमा के राशि, दोनों के चंद्रमा के नक्षत्र, दोनों के चंद्रमा का देखिए नक्षत्र पद। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इस कुंडली में क्या बस चंद्रमा का पोजीशन से ही एनालिसिस करना क्या सही रहेगा? और सभी ग्रहों का पोजीशन को कोई मतलब नहीं है? मतलब क्या कहते हैं, सिर्फ चंद्रमा ही पोजीशन देखते हैं और सभी ग्रहों का पोजीशन तो देखते नहीं 36 गुण में। यही खराब चीज है, इसमें नेगेटिव चीज है कि हम लोग बस चंद्रमा का देखते हैं, चंद्रमा हो गया, बाकी सब इससे पैर। ठीक है, अब देखिए बाकी सब ग्रहों के साथ सूर्य भी कुछ रोल अदा करेगा, राहु भी कुछ रोल अदा करेगा, जुपिटर भी रोल अदा करेगा, वीनस भी कुछ रोल अदा करेगा मैच मेकिंग में। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत सारे उपग्रह भी होते हैं, जैसे गुलिक हो गया, मांदी हो गया, और भी सारे उपग्रह होते हैं, उनका भी पोजीशन इंपॉर्टेंस रखता है। उपग्रह ही नहीं, बहुत सारे स्पेशल पॉइंट होते हैं जैसे घटी लगना, होरा लगना, भृगु बिंदु, अब योगी स्फुटा जिनका कभी आपने नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और उसके अलावा ताजिक सहम भी है कुछ। आप जब
कभी ताजिक शास्त्र पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज आता है सहम। जब वो एक्टिवेट होता है ना, जैसे रोग सहम होता है, रोग सहम जब एक्टिवेट होगा तो आपको रोग देगा। व्यापार सहम एक्टिवेट देगा तो व्यापार में कुछ इवेंट देगा। लाभ सहम एक्टिवेट होगा कुछ ना कुछ आपका फायदा कराएगा, ऐसे होता है। चलिए अब इसे लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक द्वारा जांच सकते हैं कि ये कुंडली का वैवाहिक जीवन अच्छा है कि नहीं मिलाने पे। तो अब हमको इसमें क्या चाहिए, बस हमको लग्न का डिग्री और क्या कहते हैं मून का डिग्री चाहिए। अब देखिए इस कुंडली में जो इनर कुंडली है वो मेल का है और जो आउटर कुंडली है वो फीमेल का। अब यहाँ पे देखिए एक उपग्रह होता है गुलिक, उसको शनि का बेटा कहा जाता है। वो कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। और गुलिक एक ऐसा ग्रह होता है जो मोस्ट हीनियस प्लैनेट होता है, दुनिया का सबसे अशुभ ग्रह उपग्रह। ठीक है, अगर आप शनि मंगल राहु के मैलिफिसेंस को मिला दें तो उसका मैलिफिसेंस गुलिक के मैलिफिसेंस के बराबर नहीं हो सकता। जहां बैठेगा वहां प्रॉब्लम देगा अवश्य। अब इस कुंडली में आप एक चीज नोटिस करिएगा कि गुलिक फीमेल की कुंडली में गुलिक मिथुन राशि में 19 डिग्री का है और वहीं पर मेल की कुंडली में मिथुन राशि में 18 डिग्री का चंद्रमा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक और चीज आप देखिए, अब ये दोनों के बीच का अंतर बस 1 डिग्री का है और ये दोनों आर्द्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, यानी कि मिथुन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में मिथुन राशि में। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। इस कुंडली में एक और चीज है कि जहां पर फीमेल का चंद्रमा है, यानी सिंह राशि में 28 डिग्री का चंद्रमा, ठीक है, वहीं पे मेल की कुंडली में उसी डिग्री पे गुलिक है, मतलब सिंह राशि में 28 डिग्री का, और दोनों एक ही नक्षत्र पर यानी उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण यानी 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री सिंह राशि में स्थित है। और यही कारण है कि इनका वैवाहिक जीवन खराब है। अब देखिए कभी कोई इतना डीप एनालिसिस नहीं करता, इसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे वो 36 गुण मिलान देखेगा और उसके बाद देखेगा मंगल दोष है कि नहीं, इतना में मैच मेकिंग हो जाता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? यस सर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो इस टेक्निक का मैं नियम भी आपको नोट करवा देता हूँ। टेक्निक का रिवलेशन ये है, आपके लग्न के डिग्री के नक्षत्र चरण, आपके मून के डिग्री के नक्षत्र चरण और आपके नाम के पहले अक्षर का नक्षत्र चरण बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, और यही नक्षत्र चरण आपके पार्टनर के चार्ट में इन्हीं नक्षत्र चरणों में कोई और लॉन्गिट्यूड हो, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है डिग्री, ठीक है, कोई और डिग्री हो किसी भी चीज का, तो वो जो डिग्री है आप दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ये जो डिग्री होगा तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक आप अपने पार्टनर के साथ हैं। ठीक है, इतना समझना है आपको? जी गुरुजी। जी सर, कोशिश कर रहे हैं समझने की। आप क्या कहते हैं, आप जब एग्जाम्पल दिखाएंगे ना तो समझना। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूड है, ये किसी भी ग्रह के हो सकते हैं, जैसे सूर्य का डिग्री हो, चंद्रमा का डिग्री हो, मंगल राहु इत्यादि सबका डिग्री हो। ठीक है, ये किसी उपग्रह के भी हो सकते हैं। उपग्रह मतलब गुलिक, मांदी, अर्ध प्रहर, व्यतिपात, ठीक है, और किसी अप्रकाशित ग्रह के भी हो सकते हैं। एक मृत्यु उपग्रह होता है जो बहुत ज्यादा मैलिफिक होता है गुलिक की तरह, और ये जो क्या कहते हैं किसी स्पेशल पॉइंट के होते हैं। आप अगर एडवांस लेवल ज्योतिष पढ़े होंगे तो होरा लगन, घटी लगन, भृगु बिंदु, ये सब भी चीजें आती हैं। अब योगी स्फुट, योगी स्फुट, वो सब चीजें क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने ताजिक शास्त्र कभी पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया एक चीज होता है सहम, जो जब एक्टिव होता है तब वो घटना एक्टिव होगी। जैसे रोग सहम एक्टिव होगा तो रोग होगा आपको। ठीक है, जब पुण्य सहम एक्टिव होगा तो आपके पुण्यों का आपको फल मिलेगा। लाभ सहम एक्टिव होगा तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ठीक है, प्रीति सहम, ठीक है, प्रीति सहम लव एंड अफेक्शन को दिखाता है। प्रीति सहम एक्टिव होगा तो किसी से प्यार होगा, किसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अब ये जो प्लैनेट का डिग्री है, ये जो मतलब उपग्रह का डिग्री, ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, मैन्युअली ये जो हो रहा फ्री सॉफ्टवेयर आता है, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो आप जब इसके बेसिक टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये आगे ग्रहों को डिग्री। ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहीं पे नेटल सहम, ठीक है, पर क्लिक करेंगे तो ये आगे ताजिक शास्त्र का जो सहम, ठीक है, पुण्य सहम है, विद्या सहम है, इसी तरह 49 तरह के सहम होते, 50 तरह के सहम होते। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। अब ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है जी। ये एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है। इसको कैसे डाउनलोड करना, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे क्या सेटिंग रखना है, यूट्यूब पे इसके हजारों वीडियो है। ठीक है, हजारों में तो सैकड़ों तो होंगे, तो आप देख लीजिएगा। जब ये खोलते हैं तो ये बेसिक टैब है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे हर ग्रह का डिग्री लिखा हुआ है। जैसे सूर्य तुला राशि में 2 डिग्री 33 मिनट का है। ठीक है, चंद्रमा का डिग्री दिया हुआ है, मंगल के डिग्री दिया है, ऐसे सभी ग्रहों का। देखिए ये उपग्रह, ठीक है, गुलिक मांडी उपग्रह होते हैं। देखिए स्पेशल पॉइंट ये होरा लगना, भाव लगना, ये सब का यूज होता है। ठीक है, इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा।
भृगुबंधु है, धूम है, व्यतिपात है, ये सब अप्रकाशित ग्रह है, ठीक है। काल है, मृत्यु है, अर्ध प्रहर है, ठीक है, देह स्फुट है। अब जब नीचे जाएंगे तो एकदम योगी स्फुट भी आता है, अब योगी स्फुट भी आता है, ठीक है। अब ये सब क्या क्या एप्लीकेशन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब जब आप यही इसी चीज में राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आप पीपीटी में बताया था, तो यहाँ पे नेटल सहम करके ये चीज आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो हर तरह के सहम आपको देखने को मिल जाएंगे। सहम का डिग्री बस आपको चाहिए, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया, अब चलते हैं वापस। चल अब देखिए अनदर कपल का हॉरोस्कोप है। आगे पहले इनका 36 गुण मिलान देखते हैं। अब देखिए इस कपल का जो है 36 में से 34 गुण मिल गए, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। और कोई भी पंडित होगा, आप लोग भी ज्योतिष बनेंगे, ठीक है, कभी 36 में से 34 गुण देख के मजा आएगा आपको, है कि नहीं। लेकिन अब चलिए इसको लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक द्वारा इसको जांच सकते हैं। देखिए ये इस कपल का प्लैनेटरी पोजीशन है, हमको बस इसमें चाहिए लग्न का डिग्री, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब सेम पिछली बार की तरह अंदर का हॉरोस्कोप मेल का है और आउटर हॉरोस्कोप है वो फीमेल का। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें गुली की तरह एक मृत्यु भी एक उपग्रह होता है जो कि लिटरली मतलब होता है डेथ या फिर एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे लड़की का लग्न का डिग्री है, यानी मीन राशि में 8 डिग्री, ठीक उसी स्थान पर लड़की की कुंडली मृत्यु उपग्रह मीन राशि में 8 डिग्री का, यानी दोनों एक ही नक्षत्र पद उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में स्थित है। यानी कि मीन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच में है। इन लोगों को लाइफ लॉन्ग मृत्यु जो उपग्रह है वो एक्टिवेट हो गया ना, तो इसकी वजह से इतने सारे गुण मिलने के बाद भी इनका रिलेशनशिप वर्स्ट है। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। सर जैसे ये तो बता भी है कि मान ले हो गया मैरिज हो गया, तो इसका उपाय होता है या नहीं होता है उपाय? देखिए अब देखिए मैंने क्या अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर इस टेक्निक से कुछ खराब है तो वो वाकई खराब, बस आप इसको प्रिवेंट कर सकते शादी होने से पहले। जो गुरु जी इन दोनों का आपने असेंडेंट दिखाया था, दोनों का 12 नंबर है, मतलब दोनों पाइसेस लगन के हैं शायद, ये जो कपल आपने दिखाए थे। तो इसका मतलब उसका लगन भाव मृत्यु के अंदर उपग्रह के अंदर आ गया फीमेल के। वो उसका डिग्री भाव नहीं कह रहे, डिग्री बस इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि ये 8 डिग्री का मृत्यु है, अगर इसका 27 डिग्री का लग्न होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी पास नहीं था वो। इसमें देखा कि क्या कहते हैं, दोनों एक ही नक्षत्र पद में नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? जी जी जी, एक ही यहाँ पे तो नहीं, एक ही पद में आ गए वो। हाँ एक ही नक्षत्र, बस इतना है कि एक ही नक्षत्र पद में नहीं होना चाहिए बस। मतलब अगर उत्तर भाद्रपद में ही लेकिन चतुर्थ पद में है तो नहीं होगा, नहीं मनाएगा, ठीक है जी। सिंपल है ना, इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न पूछिए, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर अगर 1 डिग्री का फर्क है ये मृत्यु और एसेंडेंट डिग्री में, लेकिन पद अलग है तो भी क्या नहीं मनाएंगे, तब भी नहीं मनाएंगे, पद अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए ये है तीसरा एग्जांपल। अब ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो कपल है, सबसे पहले इनका 36 गुण मिलान देखते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या चीजें हैं वो सब चीज समझ में आएगा। अब देखिए 36 में से 16.5 गुण मिल रहा है, तो खराब होना चाहिए, ठीक है। अब ये बताइए खराब है अच्छा है, क्या खराब है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि रिलेशनशिप खराब रहेगा, कि हेल्थ खराब रहेगा, कि और भी चीजें हैं कि वो खराब रहेगी। चलिए इसको मेरे टेक्निक से जांचते हैं। ये है उनका प्लैनेटरी पोजीशन, ठीक है। अब हमें चाहिए असेंडेंट या फिर मून डिग्री। इसमें मून डिग्री से कुछ बनता नहीं है तो इसे मैंने नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखते हैं इनर हॉरोस्कोप हस्बैंड का है, आउटर हॉरोस्कोप वाइफ का है, ठीक है। जो रोग साम होता है वो क्या कहते हैं, रोग साम का मतलब ही होता है डिजीज, ठीक है। जब भी एक्टिव होगा तो आपको डिजीज देगा। जब इसमें देखें कि फीमेल का असेंडेंट 11 डिग्री धनु राशि में है, और क्या कहते हैं मेल की कुंडली में रोग साम जो है 10 डिग्री धनु राशि का है, दोनों के बीच का अंतर 1 डिग्री है, और दोनों एक ही नक्षत्र पद में है, मूल नक्षत्र के चतुर्थ पद में, यानी 10 डिग्री धनु राशि से 13 डिग्री 20 मिनट धनु राशि के बीच में, ठीक है। एक्चुअल कहानी सुनिए क्या, ठीक है। अब समझ में आएगा कि जब इनका विवाह हुआ है तब से पत्नी बीमार है, शादी को 18 साल हो गया, पत्नी की बीमारी इतना ज्यादा है कि डॉक्टर को भी नहीं समझ में आता क्या बीमारी है। इतने सारे मेडिकल उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, तांत्रिक उपाय, स्पिरिचुअल उपाय, सब तरह के उपाय, सब तरह का पूजा पाठ करवा के देख लिया, 18 साल में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक्टिवेटेड है रोग साम। जब तक पति पत्नी साथ रहेंगे तब तक दोनों के बीच का रोग साम एक्टिव रहेगा। जी अब तक ये समझते आए थे, जब बचपन से ये सुनते आए हैं कि अगर गुण मिल गए हैं
तो सारी समस्या हल हो गई है, जितने ज्यादा गुण मिले उतनी अच्छी शादी। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गुण मिलने से कोई फायदा नहीं है। 36 गुण मिलान का भी आप लोग को अभी आइडिया नहीं है। 36 गुण भी काम करता है, लेकिन सिर्फ ऐसे नंबर देके प्रेडिक्शन नहीं करना। अच्छा, 36 में से 30 मिल गया तो ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करना। एक एक पॉइंट देख के फिर आपको वो करना है कि उसमें योग बन रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई खराबी होगा कि नहीं, उसको आप करेगा कि डाउन करेगा, ठीक है, ये चीज है। तो वो भी काम अपने लेवल पे काम करता है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इस कुंडली में क्या कहते हैं, एक अच्छी एक बुरी चीज है तो एक अच्छी भी चीज है। अब देखिए कि मैंने आपको बताया कि नाम का पहला अक्षर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मेल है, ठीक है, उसका नाम सोहम है, ठीक है, यानी उसके नाम का पहला अक्षर सो से शुरू होता है। सो अक्षर कुंभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच फॉल करता है, ठीक है। जब लड़की की कुंडली में योगी स्फुट देखते हैं, योगी स्फुट, तो लड़की की कुंडली का योगी स्फुट कुंभ राशि में 24 डिग्री 58 मिनट का है, ठीक है। कि मेल की कुंडली का जो नाम का पहला अक्षर है, फीमेल कुंडली में वहीं पे योगी सूट फॉल करता है, ठीक है, जो पूर्वा भाद्रपद के सेकंड पदम में है। इतना समझ आया। अब मैं आपको बता दे रहे, जैसे योग कारक ग्रह होता है, योग कारक ग्रह नाम तो सुने होंगे ना आप लोग। हाँ सर। योग कारक ग्रह आप जानते हैं कि जब भी एक्टिव होगा आपके बेनिफिशंस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। जैसे योग कारक ग्रह होता है, उसी तरह योगी स्फुट भी वैसे ही काम कर, जब भी एक्टिव होगा आपके बेनिफिशंस के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। क्योंकि फीमेल की कुंडली में योगी स्फुट जहां फॉल करते हैं, मेल का जो नाम का पहला अक्षर है वहीं पे फॉल करता है, ठीक है। अब कोइंसाइड हो गया, ठीक है, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी हो योगी स्फुट। मैं इस मेल की एक्चुअल शब्द आपको रिपीट करके बोलता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की हेल्थ को लेकर हमेशा त्रस्त रहता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि जब से वो मेरे जीवन में आई तब से मेरा काम चल पड़ा है। मतलब रोग सहम एक्टिवेट हुआ, वो लाइफ लॉन्ग उसको पीड़ा दे रहा है रोग होने का, लेकिन क्योंकि इन दोनों का योगी साम एक्टिवेट हुआ है ना, तो इनका काम भी चल पड़ा है। अब चौथा एग्जांपल एक, अब देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इस जो कपल है ये इसका गुण मिलान देखते हैं। अब देखिए कितना गुण मिलान है यहाँ पे, 36 में से 15.5 गुण मिल रहा। इनका वैवाहिक जीवन बताइए कैसा होगा। सर अष्टकूट के हिसाब से तो बिलो एवरेज ही लग रहा है, बट अभी इसी चीज को हम लोग लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक द्वारा जांचते हैं, ठीक है। तो ये है प्लैनेटरी पोजीशन, हमें चाहिए यहाँ पे असेंडेंट या फिर मून डिग्री है नहीं तो हम मून नहीं लेते, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखते हैं, देखिए रोग सहम की तरह प्रीति सहम भी एक सहम होता है जो लव और अफेक्शन को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए मेल की कुंडली में वृश्चिक राशि में 8 डिग्री का 7 डिग्री का प्रीति सहम है, और फीमेल की कुंडली में वृश्चिक राशि में 8 डिग्री का उसका असेंडेंट है, ठीक है। अब दोनों एक ही नक्षत्र पद अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में स्थित हैं, यानी 6 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक से 10 डिग्री वृश्चिक राशि में है, ठीक है। यही कारण है कि लाइफ लॉन्ग एक्टिवेशन क्योंकि प्रीति सहम का हो रहा है, तो इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अब मैं एक्चुअल कहानी आपको बताता हूँ कि ये जो कपल है, मेल ने फीमेल को किसी अदर शादी में देखा था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही देखा, देखिए अफेक्शन यहाँ पे आ रहा है, लव एंड अफेक्शन। जैसे ही फीमेल को देखा, उन्होंने कहा कि अगर हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, वरना किसी से नहीं करेंगे, जिद पकड़ ली, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम कास्ट के थे, तो बात कि लड़की के परिवार वालों को बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है, दोनों का विवाह का उम्र भी हो रहा था, तो मान गए। इन जो कपल है इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक्टिवेशन ऑफ प्रीति सहम। अब इतना समझ में आया गुरु जी एक क्वेश्चन है, जैसे ये 7th हाउस में होने से ये मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं, अब ये मत देखिए 7th हाउस किस हाउस में, ये मत देखिए, ठीक है। उस नक्षत्र पद में होना चाहिए, चाहे अष्टम भाव में पड़े चाहे किसी और हाउस में पड़े, उससे मतलब नहीं, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक का थोड़ा एप्लीकेशन और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकता है मैं भी वो बता रहा हूँ। सपोज करिए कि दो पति पत्नी का कुंडली है, ठीक है। मान लीजिए कि पति का राहु बहुत खराब योग में, जब भी एक्टिव होता है कुछ ना कुछ खराब करता है, ठीक है। मान लीजिए इसका राहु कर्क राशि में 8 डिग्री का है और इसका जो राहु बहुत ज्यादा खराब, कि जब भी एक्टिव होगा खराब रिजल्ट देगा। अगर इसकी पत्नी की कुंडली में कर्क राशि में 8 डिग्री का उसका असेंडेंट हो जाए, या फिर 8 डिग्री का उसका मून हो जाए कर्क राशि में, या फिर पति का जो क्या कहते हैं नाम का पहला अक्षर है वो पड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पत्नी है वो राहु का इंसानी रूप धर के उसके सामने आई। मतलब राहु उसकी कुंडली में जैसा फल देगा वो उसका ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है। क्या लिखा है मैंने, इफ एनी प्लैनेट इन योर चार्ट फॉल्स इन द नक्षत्र पदा ऑफ योर लाइफ पार्टनर असेंडेंट और मून और नामक्षर, सो दैट प्लैनेट हैज कम इनटू योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझे? ठीक।
जी इसका मतलब क्या है, अगर आपका भाग्येश जो है मतलब नाइन्थ लॉर्ड या गुरु है, ठीक है, अगर वो भाग्य योग में है, अच्छा है कुंडली में, अगर उसी नक्षत्र पद में आपकी पत्नी का असेंडेंट हो जाए या फिर मून हो जाए या फिर नाम का, आपके नाम का पहला अक्षर उसकी कुंडली में पड़ जाए उसी नक्षत्र पद में, तो मतलब है कि वो पत्नी आपके लिए भाग्य लेके आई। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ना। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है, देखिए ये सिर्फ आपके स्पाउस तक ही सीमित नहीं है तकनीक, ये आप अपने बिजनेस पार्टनर, अपने माता पिता, अपने सिबलिंग्स इत्यादि पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, हर किसी भी काम करता है। जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे के जो टेक्निक्स है दो, ठीक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके जीवन में बहुत काम आए। मेरा तारस लग्न है, आप सबको पता ही होगा यदि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो। और मेरे कंपनी का नाम क्या है, ग्रह लक्षण ज्योतिष। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ योर कंपनी और फर्म फॉल्स इन द पदा ऑफ मैलेफिक लॉन्गिट्यूड इन योर चार्ट, देन द नेम ऑफ योर कंपनी और फर्म इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि आपके कंपनी या फर्म का जो पहला अक्षर है वो आपकी कुंडली में जहां फॉल करता है, यदि उसी जगह पे कोई खराब लॉन्गिट्यूड आ जाए तो वो बुरा होगा। अब ग्रह लक्षण ज्योतिष, उसका पहला अक्षर ग है, ठीक है, और ग धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में फॉल करता है, यानी मकर राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में। अब यदि मेरी कुंडली में इसी ड्यूरेशन के बीच में तो गुलिक आ जाए, तो जाहिर सी बात है ग्रह लक्षण ज्योतिष जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे लिए अच्छा नहीं, समझ में आया कि नहीं। अगर इसकी जगह कोई अच्छा प्लैनेट हो जाता, ठीक है, गुरु हो जाता, या फिर मेरा योग कारक ग्रह शनि हो जाता, ठीक है, या फिर कुछ और हो जाता, ठीक है, ये जो नाम है मेरे कुंडली के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, समझ में आया कि नहीं। जी बिल्कुल। अब देखिए कितना सिंपल और कितना अच्छा तकनीक है। अब देखिए ये किसी भी नाम पे हो सकता है, अपने खुद के नाम पे भी हो सकता है। सपोज मेरा नाम आदित्य है, ठीक है, आदित्य सब अक्षर शुरू होता है, ठीक है, और अ अक्षर कृतिका नक्षत्र के प्रथम पद में आता फॉल करता है, यानी 26 डिग्री मेष राशि से शुरू होकर 30 डिग्री मेष राशि के बीच में। अब यदि यहीं पे कोई खराब लॉन्गिट्यूड यदि गुलिक हो जाता या कोई और ग्रह हो जाता खराब, तो जाहिर सी बात है ये नाम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी कुंडली के हिसाब से ये नाम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा आदित्य सब, ठीक है। यदि यहाँ पे गुरु हो जाता या फिर कोई और अच्छा ग्रह हो जाता या फिर कोई अच्छा सहम हो जाता है तो ये नाम मेरे लिए अच्छा हो जाता। सिंपल है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि आप लोगों में से बहुत लोग आज घर जाके पहले अपने नाम का चेक करेंगे कि हमारा नाम सही जगह पड़ रहा है कि नहीं। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों से मुझे पता है कि ये बहुत बचकाना सवाल है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कुंडली वगैरह के बारे में। मैंने मतलब अभी बस जस्ट शुरू किया है। शादी नहीं हो रही है बार बार, मतलब बहुत प्रयत्न के बाद भी शादी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है, कैसे पता लग सकता है? तो वो तो कुंडली एनालाइज करने होगा। हमको पता है, इतना गारंटी दे रहे हैं आपके 7th हाउस और शुक्र से, ठीक है, शनि या शनि से 12th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का संबंध होगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। मेरा वीनस 6th हाउस में कैप्रिकॉर्न में है। तो अब इतना तो हम कैसे वो कर सकते हैं ना। नहीं, आपने जो कहा उसके लिए मैंने आपको बताया। तो ये हमारा शनि, देखिए आप देखिए क्या कहते हैं, जो ग्रह होता है ना वो सिर्फ अपने पोजीशन के आधार पे भी, कोई और ग्रह किस पोजीशन में है उसके आधार पे भी उसका फल बदल जाता है। अच्छा, तो हमको 7 ग्रह 9 ग्रह देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए वीनस 7th हाउस में है, कुछ फल देगा, ठीक है। यदि क्या कहते हैं सैटर्न 11th हाउस में है तो उसका फल में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। यदि सूर्य 12th हाउस में है तो उसका फल में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। यदि कोई और ग्रह किसी हाउस में तो उसके फल में मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इसे जब फलित करना पड़ता है ना तो चीजों को थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है, समझी। कोई और किसी को कुछ पूछना है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, मतलब जैसे क्या, जैसे मान लीजिए गुरु में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो अब देखिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक क्या कहते हैं, जो मैं अभी 23 तारीख को कोर्स कराने वाला हूँ, उसमें क्या कहते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक आभासी घटना, स्यूडो इफेक्ट है, ठीक है। पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि ग्रह अपने से पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टा चाल चल रहा है, लेकिन असली में वो सीधा ही चलता है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि वो उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है कि वो उस प्लैनेट में गलती करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, मिस्टेक करने, ठीक है। जहां बैठा रहेगा, ठीक है, जिन योगों से संबंध बनाएगा उन चीजों में मिस्टेक करने की क्षमता ज्यादा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, चीजों को बार बार रिपीट करता। अब मैं बता दूं, मेरा क्या कहते हैं, मेरा वॉइस का प्रॉब्लम तो है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब मेरा सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड
वाणी को दिखाता है, ठीक है। अब बुध भी वाणी को दिखाता है। अब मेरा सेकंड लॉर्ड बुध है, ठीक है। अब कारक भी हो गया, भाव का लॉर्ड भी हो गया बुध, वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। इसलिए मैं जो बार बार चीजों को रिपीट करता हूँ, मेरे वॉइस थोड़ा गलती करना, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको बोलेगा इसका रेमेडी होता है, देखिए इसका रेमेडी बहुत ज्यादा काम नहीं करता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसका रेट्रोग्रेड का रेमेडी, ठीक है, वो जन्म से है ना, अब आप कितना सुधार लें, वो जन्म से ही प्रॉब्लम है। अब ये क्या किया कि वो मेरा जो टंग है उसको मोटा कर दिया, ठीक कर दिया, तो उसी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझे। इसी तरह रेट्रोग्रेड प्लैनेट काम करता है कि चीजों को रिपीट करना, बहुत ज्यादा चीजों में मैग्नीट्यूड ला देना। मैंने कि आदमी नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल से अधिक बोलना, ठीक है, ये भी दर्शाता है बोलने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, बोलने में गलतियां करना। बट गुरुजी साथ के साथ आपको मरकरी ने बहुत अच्छी एनालिटिकल पावर भी तो दी। अब क्योंकि अब देखिए क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है ना। अब जी बिल्कुल। अब क्या कहते हैं, फिफ्थ लॉर्ड क्या देता है, बुद्धि देता है, ठीक है। जी जी अब बुद्ध भी क्या है, बुद्धि है, ठीक है। जी। अब फिफ्थ लॉर्ड और कहते हैं मेरा फिफ्थ लॉर्ड बुद्ध है, ठीक है। अब क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है ना, तो वो बुद्धि है जो उसको एक्सपेंड कर दिया, ये मल्टीप्लाई मैग्नीफाई कर दिया। अब तो ये है कि बुद्ध जो है रेट्रोग्रेड है, इसलिए वाइज में प्रॉब्लम है, लेकिन रेट्रोग्रेड है इसलिए बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि ज्यादा है। और उसे अलग सोचना, लीक से हट कर काम करना, रेट्रोग्रेड प्लैनेट करवाता है, ठीक है। सर हेलो। जी बोलिए। सर अभी आपने वो जो नाम का बताया था कि फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाला जो टेक्निक बताई थी कि अगर सूट करेगा या नहीं करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग नेम को अगर किसी को मतलब जैसे कोई बच्चा होता है या मतलब जन्म लिया तो उसका नेम मतलब किसके बेसिस पे रख सकते हैं, मतलब एक तो शायद के नक्षत्र और उसके अलावा तो क्या। मैंने बोला ना कि जैसे कोई अच्छा रोग, जैसे रोग साम में नहीं होना चाहिए, गुलिक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, मृत्यु जो खराब उपग्रह है उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। यम घंट एक शुभ ग्रह उपग्रह होता है, वो गुरु का उपग्रह होता है, ठीक है। यम घंट में कर सकते हैं, होरा लग्न में कर सकते हैं, ठीक है। क्या योग कारक ग्रह का डिग्री में कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। क्या कहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल है, कॉन्सेप्ट में कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। पर्सनल चीजों के लिए ये अभी प्लेटफॉर्म नहीं, ठीक है। सर मार्क eighth house के बारे सेकंड में और क्या सेवेंथ कहना है? दोनों को माना जाएगा। मारक सेकंड हाउस और सेवंथ, ठीक है। अब देखिए दोनों सेवंथ को हाउस माना मारक होता है, ठीक है, सेकंड हाउस भी मारक होता है, और लॉर्ड्स मारक होंगे। लॉर्ड सी मारक होता है, हाउस भी मारक होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब और वो लॉर्ड मैं अगर आपको ये किसी बता दूं, सुनिए, अब मारक ग्रह जो होता है, क्या कहते हैं, अब देखिए सेवंथ हाउस में जो भी ग्रह होगा, सेवंथ लॉर्ड हमेशा मारक नहीं होता। यदि सेवंथ लॉर्ड शनि से कनेक्ट है, यानी और यदि शनि से सेवंथ हाउस से कनेक्ट है, तभी वो मारक का रोल अदा करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा इतना चीज लिख लीजिए आप। अच्छा। शनि अगर साथ में है उसके तो शनि conjunction- इन्फ्लुएंस है दृष्टि में या फिर ड्यूटी में, कंजंक्शन या एस्पेक्ट में, ठीक है? हाँ अच्छा। इतना समझ। और सेकंड लॉर्ड, अब सेकंड लॉर्ड शनि से सेकंड लॉर्ड देखिए, शनि या शनि से सेकंड लॉर्ड देखिए, ठीक है, अच्छा शनि से सेकंड लॉर्ड, सिंपल है। एसेंडेंट से नहीं। अब देखिए असेंडेंट से देखना, अगर असेंडेंट से जो सेकंड लॉर्ड है जी वो जो शनि से कनेक्ट हो जाए या शनि से सेकंड लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए, अच्छा तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह जब तक उसका कारकत्व एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, तब हाँ तक वो अपना रिजल्ट नहीं देता। अगर सेवंथ लॉर्ड है, यदि बिजनेस से जुड़ा हुआ रिजल्ट देना है, ठीक है, मैं आपको हाँ। समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ। मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टिव कोर्स विद एनिमेशन, ठीक है। हम लोग अभी ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये किसी का कुंडली है जिसमें 12 हाउसेस हैं और 7th हाउस में शनि है। अब इसका प्रिडिक्शन आप लोग दीजिए, क्या आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे, आप लोग होते तो। सर मैरिज में डिले हो जाएगा, इवन बिजनेस में भी डिले हो सकता है थोड़ा, और ऑब्वियसली 9th हाउस में एस्पेक्ट है तो थोड़ा लक भी थोड़ा डिले से ओपन होगा, मतलब लकी लेट लाइफ में 36 ईयर्स के बाद ही शायद लक ओपन होगा इनका। अच्छा ये बात बताइए कि ये कॉम्बिनेशंस आप बहुत सारे कुंडलियों में देखे होंगे,
क्या ये सारी चीजें वाकई में आपने देखी सब में? नहीं, जहाँ पे गुरुजी, जहाँ पे कारक अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। नहीं और क्या हम बता रहे हैं ना कि जी। क्या कहते हैं, अब देखिए आपने 100 कुंडली उठाई है, ठीक है, देखिए किसके 7th हाउस में शनि है, ठीक है, और हमको बता दीजिए कि 50 में भी आपको क्या कहते हैं ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि तो भगवान आप- वीनस आप- अच्छी पोजीशन अब देखिए क्या कहते हैं, अब मैंने क्या बताया था, ग्रह अपने पोजीशन के भी फल देता है, किसी और ग्रह की पोजीशन से भी उसमें मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है। अब जब हम देखेंगे इधर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं ये जानना चाहिए कि 7th हाउस जो होता है वो देखिए 7th हाउस जो होता है वो कंसेप्शन को दिखाता है, अट्रैक्शन को भी दिखाता है, बिजनेस को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है और स्ट्रेंजर को भी दिखाता है। समझ में आया? 7th हाउस का बिजनेस और मैरिज के अलावा भी इतने सारे सिग्निफिकेशन होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। जी। अब देखिए जो शनि होता है वो डिस्कम्फर्ट को भी दिखाता है, वरीज को, चिंताओं को भी दिखाता है, सेटबैक माने झटका, मतलब क्या कहते हैं पेन, दुख, पीड़ा इत्यादि को भी दर्शाता है, प्रोफेशन को भी दर्शाता है, देरी को भी दर्शाता है, डिले, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले ये बोला कि क्या कहते हैं मैरिज में डिले होगा। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये जो है ये शनि का सिग्निफिकेशन है डिले, वो मैरिज वाले हाउस में है तो मैरिज में डिले होगा, बस इतना, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शनि मैरिज में सेटबैक्स भी तो दे सकता है, शनि मैरिज में डिस्कम्फर्ट भी तो दे सकता है। मेरा आपसे ये पूछना है कि इन तीनों चीजों में से क्या देगा, डिले ही देगा कि सब देगा, कि इनमें से क्या देगा, ये इसको भी तो फाइन ट्यून करना है ना आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। जी जी जी। अब हम क्यों कह रहे हैं कि शनि जो है ये अपना ये जो सारा सिग्निफिकेशन में से कुछ एक या दो, ठीक है, सिर्फ क्यों 7th हाउस के सिर्फ मैरिज वाले पॉइंट में क्यों दे रहा है? ये बिजनेस वाले पॉइंट में भी डिले दे सकता है, बिजनेस वाले पॉइंट में भी सेटबैक्स दे सकता है, बिजनेस वाले पॉइंट में भी वरीज दे सकता है, ठीक है। अब शनि देखिए 100 कुंडली है, मैं दे दिया मैंने, अगर आपको जिसमें शनि 7th हाउस में बैठा है, ठीक है, एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको जानना चाहिए कि क्या कहते हैं ये बिजनेस में वरीज देगा कि मैरिज में डिले देगा कि सब देगा, या कुछ सेलेक्टिव चीज। अगर कुछ सेलेक्टिव दे रहा है तो उसको देखने का एक तरीका है, ठीक है, वो तरीका ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करता है। जी। समझ में आया? जी गुरुजी, इस केस में इसका मतलब क्योंकि वो 10th हाउस से 10th बैठा हुआ है शनि, तो प्रोफेशन में अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका एक तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 7th हाउस और मून जो होता है वो कंसेप्शन दिखाता है, 7th हाउस और मार्स जो है अट्रैक्शन दिखाता है, 7th हाउस और मरकरी जो है बिजनेस दिखाता है, 7th हाउस और वीनस जो है मैरिज दिखाता है, 7th हाउस और राहु जो है स्ट्रेंजर दिखाता है, मिलके, अकेले नहीं दिखाता है। और के सैटर्न और 4th हाउस मिलके डिस्कम्फर्ट दिखाता है, सैटर्न और 6th हाउस मिलके वरीज दिखाता है, सैटर्न और 8th हाउस मिलके सेटबैक्स दिखाता है, सैटर्न और 10th हाउस मिलके प्रोफेशन दिखाता है, सैटर्न और 12th हाउस मिलके डिले दिखाता है, ठीक है। तो अब मैरिज का प्रेडिक्शन करना है तो इन सब चीजों को ब्लेंड करना पड़ेगा, और यही ब्लेंड करने को सीखने के लिए पूरा ज्योतिष लग जाता है, ठीक है, पूरा ज्योतिष कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, इसको कैसे ब्लेंड करना, ठीक है। और इसको ब्लेंड करने का एक सूत्र है और वो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, ठीक है, वो कोर्स का हिस्सा है। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा कि देखिए अब मांगलिक दोस्त आप जानते होंगे ना। अब देखिए कि 1st हाउस में मंगल हो तो आप उस समय मांगलिक होता है आदमी, 4th हाउस में मंगल हो तो आदमी मांगलिक होता है, ठीक है, 7th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक होता है, 8th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक होता है, ठीक है, 12th हाउस में भी हो, ठीक है। अब साउथ इंडियन की बात करें, साउथ इंडिया में 2nd हाउस को भी माना जाता है मांगलिक। अब देखिए 12 हाउसेज है, उसमें से 6 में मंगल हो तो मांगलिक हो, मतलब आधी दुनिया में मांगलिक है, ठीक है। अगर आधी दुनिया मांगलिक है तो सबका वैवाहिक जीवन खराब होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक शादी करो अच्छा रहता है, तो क्या दिक्कत है मांगलिक दुनिया में, क्या दिक्कत, ठीक है। सर ऐसा नहीं होता हमेशा, मांगलिक सक्सेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी चीज को अगर मंगल 7th हाउस में बैठा है तो वो विवाह में प्रॉब्लम डाल देगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम डाल देगा, या अच्छा करेगा बुरा करेगा, इसको देखने का तरीका होता है ना।
जी उसी तरीकों को, उसी चीज को कहते हैं बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो आप लोग को आपको चीजों अलग अलग सिखाया गया, ठीक है। आप लोग को सिखाया गया कि मंगल 7th हाउस में हो तो झगड़ा करा होता है, ठीक है। 6th लॉर्ड यदि वीनस के साथ हो तो विवाह में झगड़ा होता है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता इन सारी चीजों को ब्लेंड कैसे करें, हाँ कि आपको सब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ाया गया, उस टुकड़ों को कैसे ब्लेंड करके हाँ। कॉन्क्रीट प्रिडिक्शन हो, ठीक है, यस वो कैसे करें, वही चीज है मेन, कॉन्क्रीट प्रिडिक्शन करना बहुत मेन, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि मंगल यदि अफ्लिक्शन में होगा, ठीक है, तभी वो बुरा करेगा। अफ्लिक्शन माने पीड़ा में, ठीक है। ये सर इसमें एस्पेक्ट भी पे भी डिपेंड करता है। हाँ, एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, किस राशि में है उस पर डिपेंड करता है, ये कोड की स्वामी कहाँ है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा देयर आर मोटे क्या कहते हैं 5 फैक्टर्स हैं, ठीक है, अफ्लिक्शन डिनोट करने के, ठीक है। हाँ। मैं आपको रुक दिखा देता हूँ कुछ। अब देखिए ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये अगर मेरे साइट पे जाएंगे, ठीक है, आपको ये डेमो क्या कहते हैं मिलेगा, ठीक है। आपको ये डेमो क्या कहते हैं, ये जो है ये चीजें मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें फ्री विल फिक्स विल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मतलब क्या कहते हैं 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं, ठीक है, 12 हाउसेस होती हैं, ठीक है। अब उसमें से वो जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, वो इस जन्म में हम अपने कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। अब वो फल जो है इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। अब ये कैसे पता करें कि कोई ग्रह है वो पिछले जन्म का रिजल्ट दे रहा है कि इस जन्म का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब इसको डिसाइड करने के लिए आप देखिए फिक्स कर्मा होता है पिछले जन्म का रिजल्ट के कारण इस जन्म में जो फल मिल रहा है अच्छे बुरे, और फ्री विल का मतलब होता है इस जन्म में जन्म से लेकर अभी तक जो कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर जो अच्छे बुरे फल मिल रहे हैं वो होता है, ठीक है। तो आप अब देखेंगे कि सूर्य जो है वो 70% लिखा है फिक्स कर्मा में। इसका मतलब ये सूर्य इस जन्म में जो भी फल देगा इस कुंडली को, चाहे अच्छा या बुरा, उसका 70% पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर डिसाइड हो रहा है, और 83% इस जन्म के कर्मों के आधार पर डिसाइड हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है इससे। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर रेमेडी बनता है ना। अगर मान लीजिए किसी का फ्री विल ज्यादा है तो उसका रेमेडी अलग होगा, ठीक है। अगर किसी का फिक्स विल ज्यादा है तो उसका रेमेडी अलग होगा। ये सिर्फ फिक्स्ड कर्म और फ्री विल को हिंदी में क्या बोले? स्वतंत्र इच्छा और क्या कहते हैं प्रारब्ध। हाँ ठीक, प्रारब्ध, ओके। प्रारब्ध और स्वतंत्र इच्छा में अंतर होता है ना, इस जन्म का डिसीजन, हाँ ठीक है। उसी तरह देखिए जो मैंने क्या कहते हैं 50% से ज्यादा क्या कहते हैं स्वतंत्र इच्छा है उसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसका रेमेडी अलग तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये नहीं बता रहा कि अच्छा कि बुरा है, ठीक है। अब जब प्लेनेट एनालिसिस होगा तो ये देखिए प्लेनेट एनालिसिस ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये इस सब मैं कोर्स में समझाऊंगा, ठीक है। और अब दिखाए कि कौन सा ग्रह मित्र है, कौन से राशि में मित्र है, ठीक है। अब देखिए सूर्य D1 में एक्वेरियस राशि में है, D2 में सजिटेरियस राशि में, मित्र के शत्रु सब लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है, मैं ये भी बताऊं, ठीक है आपको। अच्छा। तो इस ग्राफ में क्या है, कुछ नहीं करना कि जो 0.5 से नीचे है, ठीक है, 0.5 या उससे नीचे वो खराब है। देखिए इसमें सूर्य खराब है, मून खराब है, मार्स सही है, मरकरी सही है, जुपिटर बहुत खराब है, वीनस सही है, सैटर्न सही है, राहु देखिए राहु 0.5 है ना, मैंने क्या लिखा है 0.5 या उससे नीचे खराब है, तो राहु खराब है। अब केतु क्या कहते हैं सही है। इसी तरह हाउसेस का भी एनालिसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं वही 0.5 या उससे नीचे। असेंडेंट सही है, सेकंड हाउस सही है, और क्या कहते हैं थर्ड हाउस खराब है, फोर्थ हाउस खराब है, ठीक है, फिफ्थ हाउस सही है, सिक्स्थ हाउस सही है, ठीक है, सेवंथ हाउस तो बहुत खराब है, और क्या कहते हैं एट हाउस खराब है, और नाइन्थ हाउस भी खराब है, और सब बाकी सब खराब ही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चलिए इस कुंडली में आप लोग क्या कहते हैं एक काम करिए, जिनको आता है कुछ समझ में, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये बताइए। तो जी 7th लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड है और मार्स के साथ है, सैटर्न के साथ भी है और केतु के साथ भी है, तो सिचुएशन तो थोड़ी खराब ही लग रही है। अब मैंने क्या बोला, 7th हाउस बिजनेस को भी दर्शाता है, मैरिज भी दर्शाता है, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करें कि मैरिज में प्रॉब्लम देगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम देगा, ये बताइए ना जी। मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, ठीक है।
मैरिज को एनालिसिस करने के लिए। देखिए मैरिज के लिए 3 फैक्टर होते हैं। आप कोई कॉपी पेन रखा होगा तो लिख लीजिए, मैरिज लिखिए, उसमें लिखिए हाउस, लिखिए 7th हाउस, लिख रहे हैं ना, और कारक लिखिए वीनस। वैवाहिक जीवन का कारक वीनस होता है, चाहे फीमेल के लिए चाहे मेल के लिए, ठीक है। मैरिटल लाइफ के लिए वीनस होता है, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, और एक और फैक्टर लिखिए कारक फ्रॉम हाउस, हाउस फ्रॉम कारक लिखिए, ठीक है। 7th हाउस फ्रॉम वीनस लिखिए, ठीक है। अच्छा, तो वो तो सन के साथ ही है वीनस, तो इसका मतलब तो 7th हाउस फ्रॉम वीनस लिख ली ना, 7th हाउस फ्रॉम वीनस, ठीक है। अब देखिए सिंपल है कि 7th हाउस ये है, वीनस ये है, और 7th हाउस फ्रॉम वीनस 9th हाउस है, ठीक है। अब 7th हाउस फ्रॉम वीनस के आगे इक्वल टू लिख के 9th हाउस लिख दीजिए, लिख दिए फ्रॉम वीनस, हाँ इज इक्वल टू लिख के 9th हाउस लिख दीजिए। अब सिंपल देखिए, आपको आप क्या कहते हैं, ये सारा जब कैलकुलेशन करेंगे, इस सारे कैलकुलेशन का मतलब क्या है, आपको कोई चीज भी प्रिडिक्शन करना है ना, तो आपको क्या लिखना, पहले मैंने क्या लिखवाया था, ठीक है, मैंने क्या लिखा था 7th हाउस लिखा था ना। अब क्या इसमें 7th हाउस खराब है, खराब है ना, जी। उसके 7th हाउस के आगे क्रॉस लगा देंगे। अच्छा, अब क्या इसमें वीनस खराब है, नहीं, तो टिक लगा दीजिए वीनस के आगे। ठीक है। अगला फैक्टर मैंने क्या लिखा था, 7th फ्रॉम वीनस, वो क्या है, वो सन है सर। नहीं 7th हाउस फ्रॉम वीनस का 9th हाउस, 9th हाउस लिखा था ना। अब 9th हाउस का अच्छा है कि खराब है, खराब ही है। अब ठीक है, काट दीजिए उसको, क्रॉस कर दीजिए। अब सिंपल सा रूल है, ठीक है, कि किसी भी एरिया को जांचने का 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है। यदि 3 में से 2 खराब है तो खराब है, आंख बंद करके बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, गुरुजी, जब हमने 7th फ्रॉम वीनस लिया तो हमने सिर्फ हाउस को देखना है, हमने लॉर्ड को नहीं देखना उस हाउस के। तो लॉर्ड को जब क्या कहते हैं, उस पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एक्शंस देखते हैं, तब लिया जाता है, ठीक है। हाउस वो एरिया है। अब देखिए मैरिटल लाइफ कोई एक्शन नहीं है, एक गुड एरिया है ना मैरिटल लाइफ जी। जब लॉर्ड क्या जाता है, उस एरिया का एक्शन दिखाता है, ठीक है। मैरिटल लाइफ का एक्शन क्या दिखाएगा, तुम मैरिज के लिए क्या करते हो, या तुम्हारा पति मैरिज के लिए क्या करता है, वो लॉर्ड दिखाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गुरुजी 7th फ्रॉम वीनस का जो लॉर्ड है वो सन, वो वीनस के साथ ही जैसे पोजाइटेड है, तो इस केस में मतलब क्या इस चीज को भी नहीं कंसिडर करें? सिंपल अब देखिए क्या कहते हैं, लॉर्ड्स देखिए अब मैरिटल लाइफ के लिए कितना एफर्ट होता है, ठीक है जी। मतलब एफर्ट तो बहुत कर रहा है इसका मतलब। हाँ रुकिए, अब क्या कहते हैं, लॉर्ड है मरकरी, ठीक है, 7th हाउस लॉर्ड लिख दीजिए मरकरी, ठीक है जी। अब वीनस हो गया कारक, ठीक है, और 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस हो गया सन, ठीक है। सन जी। अब सिंपल सा ग्राफ में देखना है, ठीक है। सन क्या कहते हैं, सन खराब है, 0 बिल्कुल, हाँ। क्या कहते हैं, वीनस अच्छा है, 1 जी। मरकरी अच्छा है, मतलब एफर्ट बहुत ज्यादा है, मतलब एफर्ट बहुत ज्यादा। एफर्ट ठीक करने का मनसा तो बहुत ज्यादा है। ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि ठीक करना ही नहीं चाहते, कि कोशिश भी नहीं करना चाहते, जी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, रेमेडी करेंगे तो जल्दी काम करें, इसका मतलब ये सिंपल, ओके। ठीक है। ये मैरिज से हट के क्वेश्चन है, लेकिन क्या ये सच में किसी व्यक्ति की कुंडली है, मतलब ये सही? हाँ मैंने नाम बदल दिया, ठीक है। अच्छा, मैं छोटा सा एक चीज आपसे पूछूं, क्या इस व्यक्ति को साइनस की प्रॉब्लम है? अब देखिए साइनस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिंपल से साइनस का प्रॉब्लम दिखा, नाक का इशू देखना, नाक क्या होता है, टॉरस के अंदर ही आएगा गुरुजी, सेकंड जो है। देखिए नाक टॉरस के अंदर नहीं, ये मकर में आएगा, जहाँ पे एक पिशाच योग भी बन रहा है, चांडाल भी बन रहा है और अंगारक भी बन रहा है। इस जगह पे क्या उसे साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, या उसे वात से और कब से अब ये नहीं, अंगारक योग क्या होता है, चांडाल योग अंगारक योग इतना सब बोल दिए, ठीक है। नहीं, मैं नया अभी शुरू कर रहा हूँ ज्योतिष को पढ़ना, तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ। तो ये हम बताएं क्या कहते हैं कि सुनिए, अंगारक योग क्या होता है, मंगल और राहु, ठीक है। अब मंगल और राहु एक राशि में 1 महीना रहेंगे, ठीक है, 1 महीने से ज्यादा, ठीक है। तो क्या 1 महीना में जितने भी लोग पैदा हुए उनका खराब रहेगा सिस्टम, ये बताइए ना। नहीं, पॉसिबल नहीं है गुरुजी। तो इसको देखने का तरीका होता है ना, वो लग्न बदल रहा है, लग्न का डिग्री बदल रहा है, मून बदल रहा है, ठीक है।
और भी सारे ग्रह डिवीजन चार्ट में डिग्री बदल रहे हैं। तो अब देखिए क्या कहते हैं, अब कोई जैसे कालसर्प योग बना, ठीक है, सभी योग बन गया, 6 महीने के लिए होता है, 4 महीने के लिए होता है, सबका जीवन खराब होता है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे पास 100 कुंडली लेके आइए कालसर्प दोष का, हम अगर उसमें बोले कि इन तीनों का खराब है तो इन तीनों का खराब रहेगा, बाकी 97 का खराब नहीं रहेगा। अब देखिए जो साइनस का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको देखने के लिए सिग्निफिकेशन हमें जानना पड़ेगा। मरकरी और सेकंड हाउस जो होता है वो स्पीच को भी दिखाता है, नोज को भी दिखाता है, ठीक है जी जी। ठीक है। साइनस गुरुजी टॉरस भी तो नोज वाला हाँ, टॉरस भी है, सुनिए क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब यदि टॉरस अफ्लिक्शन है, यदि मंगल राहु टॉरस पे है, तो वो 1 महीने तक रहेगा, तो सबका नोज खराब रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं ना रहेगा। अब सुनिए, अब देखिए, अब इस राशि का लेना उसका अलग विषय होता है, ठीक है, तो सेकंड हाउस लेना, मरकरी लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस को देखिए, अब मरकरी को देखिए, अब मरकरी से सेकंड हाउस क्या बनता है, थर्ड हाउस, ठीक है। अब सिंपल आपको ग्राफ में देखना है कि सेकंड हाउस बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है ना। और क्या कहते हैं, मरकरी से थर्ड हाउस क्या होता है, मरकरी से थर्ड हाउस, यहाँ पे मरकरी से सेकंड हाउस क्या हम बता दें, यहाँ पे मरकरी से जब सेकंड हाउस देखते हैं तो थर्ड हाउस बनता है, ठीक है जी। तो ये थर्ड हाउस इसमें खराब है, ठीक है, मतलब क्या है, एक फैक्टर खराब है, एक फैक्टर अच्छा है, सेकंड हाउस अच्छा है और मरकरी से सेकंड हाउस खराब है। अब क्या देख, अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बनेगा, मरकरी। अब मरकरी सही होगा तो साइनस वाइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए 3 में से 2 फैक्टर सही है, सेकंड हाउस सही है, मरकरी सही है, तो साइनस का प्रॉब्लम नहीं है। इतना सिंपल है ज्योतिष, ठीक। बस आपको कारकत्व पता होना चाहिए और कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा हाउस खराब है, ये बस पता होना चाहिए। जी जी, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, अब धन की स्थिति कैसे जाने, ठीक है। अब धन के लिए देखिए, धन के लिए सबसे पहले इनकम को जानते हैं। इनकम के लिए होता है 11th हाउस, ठीक है, और कारक होता है जुपिटर, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, जुपिटर से 11th हाउस देखना है, यानी कि इस कुंडली में बना 12th हाउस, ठीक है। और सिंपली हमको ग्राफ में देखना है, ग्राफ में बस देखना है, सब सारा कैलकुलेशन अफ्लिक्शन का लिखा हुआ है। जुपिटर खराब है, खराब है, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पे, हाउस अच्छा नहीं, अब मैंने क्या बोला, इनकम के लिए 11th हाउस चाहिए और जुपिटर से 11th हाउस चाहिए, जी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, 11th हाउस खराब है और 12th भी खराब है, 12th भी खराब है, तो तीनों खराब है। मतलब आप बोल सकते हैं आग बंद करके इसको इनकम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिंपल है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, धन अक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। धन अक्यूमुलेशन के लिए जुपिटर पे देखा जाता है, वीनस भी देखा जाता है, लेकिन जुपिटर जो धन अक्यूमुलेट कराता है वो दूसरों पे, अपने परिवार के ऊपर खर्चा करवा होता है। ये वीनस जो धन अक्यूमुलेशन करता है वो अपने ऊपर खर्चा करवाता है, अपने ऊपर खर्चा करने के लिए धन अक्यूमुलेट करवाता है, ठीक है, लग्जरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको देखना है धन का स्थिति, अपने ऊपर खर्चने के लिए धन रहता है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं इसके पास, ठीक है, सिंपल सा है। सेकंड हाउस देखना है, वीनस देखना है, वीनस से सेकंड हाउस देखना, ठीक है। अब वीनस थर्ड हाउस में है तो सेकंड हाउस वीनस से हो गया 4th हाउस। क्या वीनस सही है? जी बिल्कुल, हाँ सही है, और सेकंड हाउस भी सही है, सेकंड हाउस भी ठीक है, हाँ जी, ठीक है, काफी अच्छा। और क्या कहते हैं 4th हाउस खराब है, मतलब 3 में से 2 सही है लेकिन 1 खराब है, ठीक है, 1 खराब है, मतलब अच्छा होना चाहिए। देखिए हम बताइए, पर इनकम आएगा तब ना अक्यूमुलेट करेंगे, भाई इनकम वाला सही फैक्टर होना चाहिए, तब पता चले धन बचता है कि नहीं बचता। जब इनकम आता ही नहीं तो कैसे पता करेंगे बचता है कि नहीं बचता, ठीक है, ऐसे प्रेडिक्शन होता है। गुरुजी एक प्रश्न था, जैसे जो अष्टक वर्ग भी जो होता है, तो वहां पे भी तो ये चीज हम देखते हैं कि अगर 11th हाउस में स्कोर जो है अगर वो 24 से ऊपर है या 28 से ऊपर है, और सेकंड हाउस में स्कोर 24 या 28 से ऊपर है, तो वहां से भी ये सिमिलर इंडिकेशन मिलते हैं। तो ये जो अब आपका जो सिस्टम है ये आप नहीं सुनिए, हम बता रहे हैं कि अगर अष्टक वर्ग 11th हाउस का अच्छा है तो 11th हाउस में गेन भी होता है, बड़ा भाई भी होता है, ठीक है, सोशल गैदरिंग होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इच्छा पूर्ति भी होता है, ठीक है। तो उसमें से कौन सा चीज अच्छा रहेगा, कौन सा चीज खराब रहेगा, ये कैसे, या तो सब अच्छा रहे, ठीक है, या तो सब खराब रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अष्टक वर्ग को भी देखने का तरीका अलग होता है,
कि उसमें भी हाउस देखना होता है, कारक देखना होता है, कारक से वो हाउस देखना होता है, ठीक है, जी तब जाके होता है। और ये अस्तक वर्ग से अगर मान लीजिए अस्तक वर्ग 100 में से 100% काम नहीं करेगा, लेकिन ये जो टेक्निक है वो 100 में से 100% काम करेगा, इतना तो गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अभी तो इसमें क्या कहते हैं, अभी तो इसमें योग भी पढ़ाना बाकी है, फिर डिवीजन चार्ट कैसे इंक्लूड करना वो भी पढ़ाना बाकी है, ठीक है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अगर ये आपको पता डिवीजन चार्ट का पता चल गया तो आपको पता लग जाए कि 2 घंटे में कोई पैदा हो रहा है कालसर्प दोष में, उसमें से कौन सा व्यक्ति खराब चीज भाग्य लेके पैदा हो रहा है और कौन सा व्यक्ति अच्छा भाग्य लेके पैदा हो रहा है कि उसका जो कालसर्प दोष है उतना काम नहीं कर रहा है। अब आप लोग देखते हो ना, किसी का कालसर्प दोष है लेकिन कोई इफेक्ट नहीं दिखता, ठीक है, किसी के बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये टेक्निक थोड़ा इसमें डिवीजन चार्ट को थोड़ा इंक्लूड करना पड़ता है। और फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले जो चार्ट दिखाया था, आपने दिखाया था कि फर्स्ट हाउस अच्छा है, मतलब वो तो उसमें डिग्रीज जो लिखी थी 1.51 वो सब कैसे कैलकुलेट? डिग्रीज नहीं है, वो पॉइंट सिस्टम है। वो पॉइंट सिस्टम मैंने बताया, जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तो कोर्स के बारे में क्या है? तो कोर्स का समृद्धि तुम हो क्या? यस मैम, हो गया। तो ये कोर्स का मेरे साइट पे लिंक है, कोर्स का दे दो चैट में। रुकिए, हम आपको भी दिखा देते हैं। थैंक यू सर। देखिए ये मेरा साइट है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ब्लॉग्स का सेक्शन है, कंसल्टेशन का सेक्शन है, ठीक है, और कोर्सेज का भी सेक्शन है, ठीक है। ये जो मतलब 23 नवंबर 2024 को ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। यदि आप अक्टूबर माह में बुकिंग करते हैं, ठीक है, बुकिंग फीस है 5,000 रुपए, और बाकी का फीस जो है आप क्या कहते हैं, बाकी का फीस कोर्स स्टार्ट होने से आप पहले दे सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि ये जो है पूरा कोर्स एनिमेशन में, ठीक है। ऐसा एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन में पहली बार हुआ कि कोई कोर्स फुल एनिमेशन में कोई पढ़ाएगा, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी में होगा, अबाउट 2 आवर्स क्लास रहेगा, हफ्ते में 1 दिन शनिवार को 8 बजे से शुरू होगा, ठीक है। ये सारा क्लास जूम मीटिंग में होगा। रिकॉर्डिंग आपको 1 साल का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और इस कोर्स का ड्यूरेशन वैसे तो 3 मंथ्स है, लेकिन हमको पता है 3 से 5 महीना खिंच जाए, क्योंकि हम चीजें ऐड करते जाते हैं ना। और इस कोर्स में जो लोग कोर्स ज्वाइन करेगा उसको कुछ जो हैवी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशन मैं बताऊँ उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ जो चीजें एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर जरूर होगा, मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मेरे द्वारा बनाया हुआ एक्सेल सीट, ठीक है, सॉफ्टवेयर। समझ गए अब? और क्या कहते हैं, इसमें आपको कोर्स कंटेंट भी लिखा है कि मेरा जो अप्रोच है वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझने का, वो भी है। मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। हाँ, तो दिखा दे रहे हैं इसमें। तो प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, हर ग्रह, हाउस और साइंस का प्रॉपर्टीज भी लिखा हुआ है। भाव, राशि, ठीक है, जैसे मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, भाव, राशि, क्या कहते हैं, ग्रह का मिला के कैसे प्रिडिक्शन करें एक्यूरेट, ठीक है। ये कैसे जाने कि 100% एक्यूरेट किसी का कौन सा एरिया खराब है, कौन सा एरिया अच्छा है, ठीक है। द एक्चुअल वे ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ बाधा योग, धन योग एंड राजयोग। यानी आप देखिए बहुत सारी कुंडली में हजारों कुंडली में, किसी भी हर कुंडली को खोल के देखेंगे, हर कुंडली में धन योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, लेकिन सब लोग तो धनी नहीं है, सब लोग तो राजा है नहीं, ठीक है, सब लोग तो क्या कहते हैं सेलिब्रिटी टाइप के है नहीं आदमी। तो वो क्यों होता है, इसमें क्या एक्सेप्शन है, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ रेट्रोग्रेड, ठीक है, प्लैनेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है उसका क्या फल है, ठीक है, उसका कैसे प्रेडिक्शन में इस्तेमाल करें, ठीक है। अब एक टाइमिंग ऑफ इवेंट का भी मैं एक आपको टेक्निक बताऊंगा जिसको कहते हैं भृगु चक्र पद्धति, वो भी इसमें है, मेंशन है, ठीक है। अब इसमें ये भी बता दें, जो मैंने फ्री विल, फिक्स विल का कॉन्सेप्ट बताया था ना, कि किस एरिया में ज्यादा फ्री विल है, कि मैरिज में ज्यादा फ्री विल है, कि क्या कहते हैं बिजनेस में ज्यादा फ्री विल है, ठीक है, ये भी बताऊंगा। और रियल कॉन्सेप्ट और रेमेडी ये भी बताऊंगा, ठीक है, कि कब जेमस्टोन देना है, कब रुद्राक्ष देना है, ठीक है, अब कब मटर वाला रेमेडी देना है, ठीक है, कौन सा मुहूर्त होता है, कितना करना है, ठीक है, और रेमेडी काम करेगा कि नहीं, ठीक है, रेमेडी काम करेगा तो कितने समय तक काम करेगा, कब रेमेडी काम करने का मुहूर्त देना है, वो भी सब बताऊंगा, ठीक है। अगर आप जिसको जरूरत है
जिसको इच्छा है वो चाहे तो इनरोल कर सकता है। और कोई क्वेश्चन है आपको, आप लोग को? सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का अगर इसमें कुछ भाग हाँ तो इसे हम बता देंगे कि अगर आप इसमें, ठीक है, इसमें पढ़ती हैं, ठीक है, इसमें जो मैंने बताया ना कि हाउ टू मेक प्रिडिक्शन, ठीक है, थ्रू प्लेनेट हाउसेस एंड राशि, इसमें मेडिकल, अगर आप इस कोर्स में हम इतना गारंटी दे रहे हैं, अगर आप बोले कि आपके दांत में प्रॉब्लम है तो है अभी, ठीक है, अगर हम बोले कि आपके नाक में प्रॉब्लम है, आपको बोले हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, होगा, इतना गारंटी है, इतना एक्यूरेसी लेवल 100%, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो एंड करें सेशन को। ठीक गुरु जी। और ये सब इसी के साथ वेबिनार का सारा कंटेंट खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह वेबिनार पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप में से जो लोग इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर सारा डिटेल्स देख सकते हैं। यदि आप वाकई में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर मास्टरी करना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यह सारा कोर्स एनिमेशन द्वारा ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जैसे मैंने मैरिज मैच मेकिंग का लाइव वेबिनार किया है। आप और हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे और मेरे यहाँ पे बटन दबाते ही आपको जो स्क्रीन शो हो रहा है उसमें इमेजेस मूव होती हुई दिखेंगी। मेरी आपसे यह विनती है कि यदि आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इस कोर्स को लाइव ही करिए। अभी इस कोर्स का दाम 15,000 है, रिकॉर्डिंग्स आपको 20,000 में मिलेगा, तो आपके लिए लाइव इंटरेक्ट करना ही ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और एनिमेटेड वीडियो में। जय श्री राम।